सो हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑडिट का रिवीजन। ये है हमारा पहला चैप्टर और हम लोग पहला चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मैं आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा, देन आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से बुक लेके बैठना है, सारे डिवाइसेस अलग टेबल पे बैठना है, चैप्टर लर्न करना है। और ये जो चैप्टर 8 मार्क का होता है, इसमें 8 में से 8 स्कोर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो एक बहुत छोटा चैप्टर है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे चैप्टर से। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप इस चैप्टर को 100% कवर करो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ अच्छे से याद करो। अगर आप ऐसा कर लेते हो इस चैप्टर में आप इजीली 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना ऑडिट में, आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि वो चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से करोगे तभी आपका स्कोर जो 70 मार्क्स का हमारा रिटर्न पोर्शन होता है उसमें 40 तक जाएगा। अगर आप और बिलीव में अगर आप उसमें आप 35 40 तक ले आए तो आपकी एग्जामेशन ऑडिट में पक्की हो जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज में अबाउट 20 लाना ईजी बात है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 24 से 26 स्कोर कर लेते हैं। तो ऑडिट में एग्जामेशन लानी है तो 70 में से 40 का टारगेट है और एमसीक्यूज में अबाउट 20 का टारगेट है। ऐसे हम लोग लेंगे एग्जामेशन ऑडिट में। सो हमारा पहला चैप्टर किस चीज़ के बारे में बात करता है? नेचर क्या है ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का और स्कोप क्या है ऑडिट का। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो इसमें हम ऑडिट के बारे में हर चीज़ जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से जानेंगे, ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट की जो स्कोप है वो कहाँ तक है, क्या ऑडिट के स्कोप के बाहर आता है, किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं एज पर एस ए 200, क्या लिमिटेशन है ऑडिट की। और जैसे अकाउंट्स में ए एस होते हैं वैसे इसमें एस ए होते हैं, तो वो एस ए कितने टाइप के होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और इंगेजमेंट क्या होता है, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे और ऑडिट में फुल ऑन फुल स्कोर करेंगे। सो मैं सबसे पहले आपको मेरे नोट से पढ़ाऊंगा और मॉड्यूल का रेफरेंस देते रहूंगा, ताकि आप लोग जब मॉड्यूल से रीड करो तो मेरे नोट्स का भी आप सपोर्ट ले सकते हो, तो आपको भी ईजी रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपन लोगों को। अपने को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट ही शुड परफॉर्म, ही मतलब ऑडिटर शुड परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। ऑडिट के रिलेशन देखने हैं, इंटर रिलेशन विद वेरियस डिसिप्लिन। चौथा ऑब्जेक्टिव देखना है, पांचवा स्कोप देखना है, स्कोप के अंदर क्या है स्कोप के बाहर क्या है, छठा लिमिटेशन देखनी है और सातवां बेनिफिट देखना है। उसके बाद हमको आठवां है एंगेजमेंट देखना है, उसमें अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में पढ़ना है। नौवां डिफरेंस देखना है और 10वां कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने हैं। तो इस क्वेश्चन में अप्रॉक्स से अप्रॉक्स आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए, इन 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो यू विल गोना स्कोर अप्रॉक्स 6 to 7 मार्क्स इजीली इन द फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा ये टारगेट है, 15 मिनट में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आती है ऑडिट की डेफिनेशन। ऑडिट की डेफिनेशन आपको पता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑडिट की डेफिनेशन ये है, अगर 2 मार्क्स में आती है तो आपको इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी when such examination is entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such examination is conducted is with a view to express an opinion thereon. ये डेफिनेशन हो गई, 2 मार्क में आता है तो लिख देना है। पर अगर 4 मार्क में आता है ना, आपको ये भी करना है। ये क्या हो रहा है, ये कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, लिखना मन से ही है। ये हो रहा है एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। आपको मार्क्स देख के लिखना है, 4 मार्क का है, आपको डेफिनेशन को बड़ा करना होगा। कैसे करोगे, आपको चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा डेफिनेशन में। जैसे जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ एंटिटी, ऐसे जो चीजें और वहाँ पे लिखा हुआ पर्पस। तो इन सब चीजों को आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, ऑडिटर शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड सो ही कैन एक्ट अनऑब्जेक्टिवली अनबायस्ड। ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का होता है। एंटिटी साइज, कुछ भी साइज की एंटिटी हो सकती है, कुछ भी नेचर की एंटिटी हो सकती है, कुछ भी लेवल फॉर्म की एंटिटी हो सकती है। ऐसे ऐसे पर्पस को और प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन को भी तोड़ना है। ऐसे डेफिनेशन का एनालिसिस होगा, डेफिनेशन बड़ी होगी, आंसर में इनफ चीजें लिखेंगे और 4 मार्क्स। फिर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ही शुड परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। ऑडिट करते करते कुछ कुछ हमको टास्क है जो परफॉर्म करने ही करना है। मॉड्यूल में इसके ऊपर प्रॉपर्ली 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको 5 पॉइंट्स लर्न करने ही करने हैं। एक पॉइंट भूल गए तो कम से कम 4 तो एग्जाम में लिख ही देंगे। याद कैसे करना है, याद करने का जो हमारा निमोनिक है वो जैम एंड कैट। यस, जैम कैट। जे से आता है जर्नल एंट्रीज। all the entries in the all the accounts that we have made should be with the reference of journal entries in the books of account। जर्नल एंट्री के रेफरेंस से होनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो एविडेंस है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए जो कि सपोर्ट कर रहा है एंट्रीज को। तीसरा, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई ओमिशन, मैनिपुलेशन मतलब कोई ओमिशन नहीं, कोई डुप्लीकेशन नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए बैलेंस शीट का। अब कुछ फंडामेंटल बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो ऑडिटर का काम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, ना कि प्रिपेयर करना है। एग्जाम में आता है कि किसकी ड्यूटी, हुज ड्यूटी इज टू प्रिपेयर एंड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिखना मैनेजमेंट। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक निकल जाती है, कुछ फ्रॉड निकल जाता है, कुछ एरर निकल जाता है। किसकी मिस्टेक है, मैनेजमेंट की। याद रखना, ऑडिटर की कभी भी इस केस में मिस्टेक नहीं निकलती है। ये जो मिस्टेक रहेगी वो हमेशा मैनेजमेंट की मिस्टेक रहेगी। तो
ये जो मिस्टेक रहेगी वो हमेशा मैनेजमेंट की मिस्टेक रहेगी। यही हमारे पहले पॉइंट में बोला गया है, ये हमारे दूसरे पॉइंट में बोला गया है। ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिटर की ड्यूटी सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ऑडिटर को एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, कुछ फ्रॉड और एरर मिलता है तो ही अपना जो पर्पस है वो चेंज करना है, वरना उनको एक ओपिनियन फॉर्म करना है। Auditor can be held liable for failure in detect on fraud only if it is proved that he was grossly negligible, careless in the conduct of professional duties। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ऑडिटर है वो कब लायबल रहेगा? तो जितने भी सारे केस हैं फ्रॉड और एरर वाले, उसमें सब में मैनेजमेंट लायबल रहेगा। सिर्फ एक जो केस है जिसमें अगर जो ऑडिटर है, ऑडिटर या तो फ्रॉड करता है या फिर वो जो फ्रॉड करता है या फिर वो प्रॉपरली केयरलेसनेस दिखाता है। केयरलेसनेस दिखाना मतलब प्रॉपरली चीज़ों को चेक ना करना, टाइम से चीज़ें फॉलो ना करना और चीज़ों को डिटेल में चेक ना करना। जैसे कॉस्ट और टाइम का कोई कंस्ट्रेंट आ गया तो उसने ऑडिट सही से नहीं करा, तो ऐसी कोई मिस्टेक ऑडिट करता है जहाँ पे हम पता लगा लें कि मिस्टेक ऑडिटर ने की है। फर्म के एंड से कोई मिस्टेक नहीं है, एंड मिस्टेक जो है वो ऑडिटर के एंड से है। तो यहाँ पर जो पर्सन लायबल होगा वो ऑडिटर होगा। तो इस वाले केस में ऑडिटर लायबल होगा, बाकी सारे केस में मैनेजमेंट लायबल होगा। ऑडिटर का पर्पस क्या होता है? हमारा प्राइमरी पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, उस पर ओपिनियन फॉर्म करना। और हमारा डेराइव्ड पर्पस, इंसिडेंटल पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस है, वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये रीजनल अश्योरेंस वाली बात मैं ऑब्जेक्टिव के साथ में लूंगा। फिर आता है वेरियस डिसिप्लिन। आपको एज इट इज चीजें मॉड्यूल में दिख जाएगी। आपको मॉड्यूल ओपन करनी है, मॉड्यूल में आपको जब डिसिप्लिन ओपन करोगे तो आपको हर उसके बारे में जो आपका टॉपिक खत्म होता है, जहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है डिसिप्लिन के बारे में प्रॉपरली 1 से 2 लाइन दी हुई है, आपको वो 2 लाइन अच्छे से लर्न करनी है, बस इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो SA 200 में दिया हुआ है। ओवर ये ऑब्जेक्टिव का नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑडिट का, उसको रिवाइज कर रहे हैं। हमने एक फर्स्ट कंसेप्ट करा, सेकंड कंसेप्ट करा, थर्ड कंसेप्ट करा, अब हमें फोर्थ कंसेप्ट पे। फोर्थ कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट का पर्पस क्या है? आपने बहुत मोटिवेटर्स को कहते हुए सुना होगा कि जब भी हम कोई चीज करते हैं तो हमेशा उसका पर्पस ढूंढो, व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है व्हाई वी आर डूइंग ऑडिट। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पर्पस से भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सामान्य भाषा में मैं बोलूँ, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ही अगर मैं आपको इजीली समझाऊं, पर्पस इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लो, उसको एग्जामिन करो, ओपिनियन दो, ऑडिट खत्म। अब डिटेल में अगर थोड़ा सा बताऊं तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस और दूसरा टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट इज फाइंडिंग इन अ रिटन ऑडिट रिपोर्ट। आपकी जो भी फाइंडिंग है उसको ऑडिट रिपोर्ट में देना। पहला जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस लेना। अब रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है, व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस, फिर मैं आपको एक और टर्म बताऊंगा व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर क्या देता है? ऑडिटर देखता है रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। इसका डिफरेंस अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद, फिर अपन कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, thereby enabling the auditor to form an opinion whether financial statements are materially prepared in accordance with AFRF, applicable financial reporting framework। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी अगर चीजें गलत होती है फ्रॉड या एरर की वजह से, क्या वो लिखा हुआ है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? मिसस्टेटमेंट मतलब अमाउंट की गलती, अमाउंट की गलती मतलब 10,000 का 1 लाख लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन की गलती, क्लासिफिकेशन की गलती वो होती है जो हम लोग करते हैं। याद करो वो हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वाला चैप्टर अकाउंट्स में, करंट एसेट फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी, पता नहीं लगा पाते ना, गलत प्रेजेंट कर देते हो ना, प्रेजेंट सॉरी गलत क्लासिफाई कर देते हो, प्रेजेंट बोलना गलत होगा बिल्कुल, मैंने जो भी गलती करी आपसे भी हो सकती है। गलत प्रेजेंट नहीं कर देते, हम गलत क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये होती है हमारी क्लासिफिकेशन की मिस्टेक। प्रेजेंटेशन, हर चीज का एक परफॉर्मा पहले से दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का, कैश फ्लो में कौन सी चीज कहाँ जाएगी, और हमारे बैलेंस शीट का परफॉर्मा पहले से दिया हुआ है, हम उसको सिर्फ फॉलो करना है। उसमें कुछ मिस्टेक आती है, वो होती है प्रेजेंटेशन की मिस्टेक। और डिस्क्लोजर, हर वो एंटिटी जिसका गोइंग कंसर्न कंफर्म नहीं है अगले 12 मंथ तक, उसको एक डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। वो नहीं देता है तो ये मिस्टेक हो जाएगी डिस्क्लोजर की। समझे बात को? तो यह होती है वो। और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब गाइडलाइंस अडॉप्टेड बाय द एंटिटी एज पर साइज नेचर एंड लीगल फॉर्म। जो गाइडलाइन एक एंटिटी लेती है, हर एंटिटी का अलग अलग गाइडलाइन होती है जो उसके साइज और नेचर पर डिपेंड करती है, इतनी बड़ी होती है छोटी अलग अलग लगती है सबका ऐसा। अब हमारी जो एक चीज रह गई थी वो थी रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। Auditor provides reasonable assurance, but it is not a guarantee that the financial statements are free from material misstatement। एक ऑडिटर हमेशा
रीजनेबल अश्योरेंस देता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। यही रीजन है कि ऑडिटर लायबल क्यों नहीं होता, इसका यही आंसर है। इसलिए ऑडिटर लायबल नहीं होता क्योंकि वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है। अगर ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस देने लग जाता ना तो वो लायबल होता। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब इट इज अ 100% गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। दूसरी तरफ रीजनेबल अश्योरेंस इट इज नॉट अ गारंटी। हम बहुत अच्छे तरीके से अश्योर कर रहे हैं 99%। डेटॉल का ऐड सुना होगा 99.99%, वो होता है रीजनेबल अश्योरेंस। डेटॉल लिख देगा ना 100% तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये डिफरेंस। तो जो कभी भी ऑर्डर के बारे में लिखो तो हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस लिखना, दोनों का डिफरेंस भी आपको लर्न करना है। ये हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव हमने देखे, स्कोप। अब हम देखेंगे स्कोप। स्कोप किन चीजों पर डिपेंड करता है? लॉस पे डिपेंड करता है। लॉस के हिसाब से हमारा स्कोप होगा। लॉ ने रिस्ट्रिक्ट करा, रुक जाओ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ने रोका, रुक जाओ, इससे आगे नहीं जा। और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिखा उतना ही करेंगे, ज्यादा तो कर नहीं सकते। अब स्कोप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। इसका जो निमोनिक है वो AID। ए से आता है एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड शैल बी कवर्ड। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी दैट आर रेलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितनी भी हमारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो एक ऑडिटर के स्कोप में आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ऑडिटर का सारा काम। दूसरा, जो भी हमने एविडेंस ले रहे हैं वो रिलायबल है या सफिशिएंट है, ये ऑडिटर चेक करता है। तीसरी चीज डिस्क्लोजर्स, जो मैंने गोइंग कंसर्न का एग्जांपल दिया। ऐसी तीन चीजें ऑडिटर के स्कोप में आती है। क्या स्कोप में नहीं आता है? तो ऐसी ड्यूटीज जो हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, आउटसाइड हमारे स्कोप के हैं, जो चीजें ऑडिटर मैं तो मतलब अगर आप पहला पॉइंट देखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो। जो पहला पॉइंट है वो बोलता है नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। मतलब अगर एक बिल्डिंग का ऑडिट हो रहा है, बिल्डिंग खड़ी हो गई, ऑडिटर को बोला चेक करके बता बिल्डिंग कैसी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक सीए के पास इसका नॉलेज नहीं है। आपको चाहिए एक प्रोफेशनल, एक आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर बताने के लिए कि बिल्डिंग कैसी है। ये जो काम है वो उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बाहर है, तो ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं आए। ये होता है हमारा पहला पॉइंट। इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखना है, जो बोला वही लिखना है। दूसरा, नोट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कंपनी लॉ में हमने पढ़ा बहुत सारी जगह इसके साइन चाहिए, उसके साइन चाहिए। अगर फोर्जरी हो रखी है, कुछ मिस्टेक हो रखी है, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि ऑडिटर के स्कोप के बाहर आता है। तीसरी चीज, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इसके ऊपर अकेला 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। लिमिटेशन में भी इसका कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। तो ऑडिट जो होता है वो हम कभी भी इस स्कोप से नहीं करते, इस ऑब्जेक्टिव से नहीं करते कभी फ्रॉड ढूंढो, एरर ढूंढो, फ्रॉड ढूंढो, एरर ढूंढो, नहीं। आपने प्राइमरी पर्पस पढ़ा है ऑडिट का क्या है, हमने भी ऊपर देखा था। एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पब्लिश एंड रिपोर्ट ऑन दैट। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। ऑडिट एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इन्वेस्टिगेशन एक बहुत नैरोर टर्म है। फिर आपको पढ़ना है लिमिटेशन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट इसमें प्रॉपर ऐसे ही लर्न होना चाहिए, एग्जाम में लिखना है। पहला आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैसे हम जजमेंट पे बेस्ड चीजें करते हैं। तो दो लोगों के आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, एट द सेम टाइम दोनों सही हो। दूसरा आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर जैसे हमको ऐसे बहुत जगह रोक लेते हैं, लीगल चीजें बहुत जगह रोक लेती है, ये हमारी लिमिटेशन होगा। तीसरा आता है कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट। आपको पता है हमारा काम पैसा कमाने की, पर हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। सो एक ऑडिटर को सिर्फ मतलब ऑडिटर जो भी चीजें करता है उसको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, ये भी हमारी एक लिमिटेशन हो गई। ऐसा तो है नहीं भाई इन्वेंट्री चेक करें, 1000 आर्टिकल बेच दे, नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते तो हम फिर सैंपल लेते ही नहीं ना, सारी चीजें चेक कर लेते, नहीं कर सकते। कॉस्ट की दिक्कत है, टाइम की दिक्कत है। और फिर इस पे एक क्वेश्चन वो भी बनता है कि क्या एक ऑडिटर कॉस्ट और टाइम को, अगर कुछ 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 फ्रॉड या एरर निकलता है, उसका रीजन बता सकता है कि भाई हम चेक नहीं कर पाए, क्यों नहीं चेक कर पाए? कॉस्ट की दिक्कत थी या टाइम की दिक्कत थी? तो आंसर इज नो। ऑडिटर कभी भी अपने रीजन में ये नहीं बोल सकता कि मेरे को कॉस्ट की दिक्कत थी या मुझे टाइम से रिलेटेड दिक्कत थी। ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। पहले हम जो बची हुई चीजें, GF इज रिलेटेड टू लॉ, मतलब जैसे गोइंग कंसर्न वाले असेसमेंट, फ्रॉड इन्वॉल्व इन सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है ना, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सभी कल्प्रिट है, पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें डिफरेंस रहता है, अलग उसमें होता है। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं, हो सकता है हमारे रिलेटेड पार्टी को ज्यादा में दे रहे हो, कम में दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लॉ, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, अगर हम लॉ को तोड़ते हैं। जो मैंने टाइम और कॉस्ट वाली बात करी वो ये आ रही, इसको आप अच्छे से रीड कर लो पॉज करके, कि कॉस्ट और टाइम कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर आप एक्सक्यूज देते हो तो आपकी गलती है।
सामने वाले की गलती नहीं। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको रीड कर लो। उसके बाद आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है? अब एक इंगेजमेंट होता है कि आप मेरे पास आ रहे हो कुछ और काम के लिए, आपको ऑडिट नहीं कराना, आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, आपको बिजनेस कंसल्टेंसी करानी है, तो वो होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की डेफिनेशन ये रही है आपकी आंखों के सामने। ये डेफिनेशन पॉज करो, रीड करो, मॉड्यूल में मिलती है तो मॉड्यूल से लर्न करो, वरना यहीं से लर्न करो। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पॉज करके नोट भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अभी भी इनफ टाइम है आप लोगों के पास। फिर आता है उसी में एक चीज़ है, उसका नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है कि मैं मुझे लोन चाहिए, मैं जाता हूँ बैंक के पास, बैंक को बोलता हूँ मुझे 1 करोड़ का लोन दो, बैंक बोलती है हम कैसे मान लें आप 1 करोड़ दे दोगे वापस। मैं जाता हूँ एक सीए के पास, सीए से एक रिपोर्ट साइन करवाता हूँ, सीए अपना साइन करता है कि हाँ ये बंदा 1 करोड़ दे देगा। मैं बैंक को रिपोर्ट देता हूँ, बैंक मुझे 1 करोड़ दे देता है। ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। समझे? समझे ना? तो यही बात है। तो यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है, एक सीए था, एक मुझे लोन चाहिए, एक बैंक जो लोन दे रहा है। ये एग्जांपल में यही बोला गया। सीए इन प्रैक्टिस जो कि एग्जामिन करेगा डेटा, फाइल लिमिटेड डेटा डेटा देगा। और अमंग स्टेक होल्डर यहाँ पे कौन है? स्टेक होल्डर है बैंक। तो ऐसे हमारा एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन ये रही, इसे लर्न करो, अच्छे से याद करो और कैसे लिखना है देखो। मैं हर चीज़ नहीं करा सकता, अगर सिर्फ मेरे हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर देने से, हर चीज़ बताने से आप पास हो जाते तो आप गलत हो। ये मेहनत आपको करनी है, ये लर्न आपको करना है, इसलिए सारे बच्चे पास नहीं होते। टीचर्स अगर आप देखोगे तो हर बच्चा क्लास लेता है और हर बच्चा पास नहीं होता, क्योंकि उसको खुद से मेहनत नहीं करनी। तो ये मौका आपका है, इसको पॉज करो, खुद से पढ़ो और आगे बढ़ो। एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या क्या चीज़ होती है? मैंने बताया 3 पार्टी होती है, जो कि मैंने बताया हर वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया 3 पार्टी होती है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? किस सब्जेक्ट को लेके हम चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम लोन को लेके मैंने एग्जांपल में दिया, वो करें क्राइटेरिया क्या है। अब वो सीए किस क्राइटेरिया से बताएगा मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? वो क्राइटेरिया। एसएई क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सीए मेरा दोस्त तो नहीं है, उसने हाँ कर दिया, उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला तभी हाँ करा। फिर वो एक रिटर्न रिपोर्ट दे देगा जिससे बैंक को दिखाऊंगा, लोन दे देगा। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ये तो आप मन से बोल सकते हो, फिर भी मैंने इसका इकोनॉमिक बनाया है, आई एम डिटेक्टिव सेफ। आई से मतलब इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल में कुछ मिस्टेक होती है, ऑडिटर बताता है, मॉडल चेक देता है, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करता है, गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है टैक्स कैलकुलेशन में, सेव द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, बैंक और लेंडर को नेटवर्क कैलकुलेशन में मदद करता है, और स्टेक होल्डर को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इन सबको एक विश्वास देता है कि जो भी ये सब कुछ सही है। ऑडिट मैंडेटरी होता है, वॉलंटरी होता है। किसके लिए मैंडेटरी होता है? कंपनी एक्ट में दिया है, बैंकिंग एक्ट में दिया है, इंश्योरेंस एक्ट में दिया है। किसके लिए वॉलंटरी होता है? प्रोपाइटर और एचयूएफ के लिए। हु अपॉइंट ऑडिटर? ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट एंटिटी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करता है। और नॉन अदर देन गवर्नमेंट एंटिटी में उसका ओनर डिसाइड करता है। अब भाई मेरी दुकान है, मुझे ऑडिट करवाना है, कौन करेगा ऑडिट? कौन करवाएगा ऑडिट? ओनर। मेरी दुकान है, मैं ही अपॉइंट करूंगा। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसे आपको पता होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी दूसरी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ली गई है, वैसे सेम जैसे हमने जो बोर्ड बनाया है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो बेस्ड है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस बोर्ड पे। और हमने ये जो बोर्ड है इसने बनाए हैं ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने बनाए। एएएस, एएएस 5 टाइप के होते हैं, एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस। 5 टाइप के होते हैं। एसक्यूसी एक टाइप का होता है, एसआरई 2 टाइप के होते हैं, एसएई 3 टाइप के होते हैं, एसआरएस 2 टाइप के होते हैं। ऐसे टोटल 38 होते हैं, इंटर में 26 है, और एसक्यूसी हमको एक, बाकी ये कुछ भी नहीं है। तो हमको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। इनके बारे में आप सिर्फ रीड कर लेना और एक एक लाइन अच्छे से लर्न कर लेना कि ये होते क्या हैं। होता है ना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका नाम क्या है, ये लोग करते क्या है, बस एक एक लाइन सबको लर्न करनी है, बस इतना काफ़ी है। फिर ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस होता है वो देखना है। ऑडिट जो होता है वो रीजनेबल अश्योरेंस होता है, रिव्यू जो होता है आपकी लिमिटेड अश्योरेंस होता है। ये होता है दोनों का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपको लर्न करना है ताकि आप 3 पॉइंट में लिख पाओ। उसके बाद ये एग्जांपल दिया हुआ है, जो स्टैंडर्ड्स अकाउंट को फॉलो करना कंपलसरी है। यस कंपलसरी तो है, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम उनको फॉलो नहीं कर पाते तो फिर क्या करना है? तो फिर हमको परफॉर्म करना है अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी नहीं कर सकते, तो हम लोग करेंगे वर्चुअल वेरिफिकेशन। अब वर्चुअल वेरिफिकेशन हमने करा, तो फिर हमको वर्चुअल वेरिफिकेशन तो हमने कर दिया, पर उसके साथ साथ हमको 2 चीज़ें और करनी है। आपने ऐसे फॉलो नहीं कराना, अब 2 चीज़ें करो। डॉक्यूमेंट्स दैट रीजन अनलेस इट इज क्लियर। डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने प्रॉपर और मस्ट डिस्क्लोज इट इन द ऑडिट रिस्पॉन्स। जो हम ऑडिट की एक रिपोर्ट देंगे उसमें भी आपको उसका रिस्पॉन्स शो करना है कि भाई जो इन्वेंटरी है वो वर्चुअल वेरिफिकेशन से देखी गई है, चेक करी गई है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अपने आपको डिस्क्लोज करना है। ये 2 चीज़ कर दी तो ऐसे का आपने जो फॉलो नहीं करा चलेगा, क्योंकि रीजन भी जेन्युइन है ना। नॉन जेन्युइन रीजन होता तो आपकी गलती रहती, पर जेन्युइन रीजन है बहुत सारी। जैसे
बहुत सारे केमिकल्स होगा जो हम देखने नहीं जा सकते, बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो उसको हम देख ही नहीं सकते, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। ये इसका आंसर है। अब आप चेक करो मॉड्यूल, जो जो मैंने बताया सब मॉड्यूल सही है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेरे नोट से सब चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपको रीड करनी है मॉड्यूल, मॉड्यूल पूरी रीड करो, उसको लर्न करो, उसको रिवाइज करो, मॉड्यूल के एमसीक्यू करो, मॉड्यूल के टेस्ट करो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको करो, मतलब टेस्ट मतलब। और उसके बाद मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एक फ्री टेस्ट सीरीज ही बोल दूंगा, फ्री टेस्ट सीरीज हर चैप्टर की। तो आपको सारे चैप्टर जो मैंने रिवीजन में बनाए हैं, उस चैप्टर के बाद आपको उसका एक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी आपको चेक मिल जाएगा। तो वो ज्वाइन कैसे करनी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, उस पर मैं आपको टेस्ट पेपर देता हूँ, टेस्ट पेपर देखो, उसको सॉल्व करो, मुझे सेंड करो, मैं आपको चेक भेज दूंगा। समझे क्या क्या करना है? मॉड्यूल, लर्न, रिवाइज, एमसीक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन टेस्ट। टेस्ट कैसे दोगे? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट पेपर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप उसमें मिलेगा टेस्ट पेपर को डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो, मुझे डीएम करो, और उसी को रिसीव करो, और समझ जाओ क्या चीज़ आप मिस कर रहे हो। ये सब कर लिया तो ऑडिट में आप लोग पास हो जाओगे। सो मैंने आप लोगों के ऊपर रिवीजन वीडियो बना दिया है। अब जो भी करना है आप लोगों की साइड से ही करना है, तो जाओ अच्छे से मेहनत करो। और अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो कमेंट कर दो। क्या कमेंट कर दो? कमेंट कर दो कि हम लोग रुके हुए थे। थैंक यू। बंदूजा।